दरो दीवार पर हसरत से नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे हमारा टॉपिक क्या है आज का। जी हाँ, आप लोग एकदम सही समझें। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इसे हम दो फेजेज में बांट के पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट फेज है वो चलता है 1896-97 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि 1914 तक। ठीक है, और जो फर्स्ट फेज था इसमें जो संगठन थे इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जो हमारा सेकंड फेज है वो 1914 से लेके उसके आगे तक चलता है और यहाँ पर संगठनों के बीच बहुत बेहतरीन तालमेल दिखाई देता है। ये तालमेल क्यों इतना बेहतरीन हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सेकंड फेज था ये 1917 के रूसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था। उस टाइम रूस में किसान और मज़दूरों ने जो संगठित होकर जो आंदोलन चलाया था और इतना शक्तिशाली जार की सत्ता को उखाड़ के फेंका था, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। इंडिया ने भी सोचा कि जब रूस ऐसा कर सकता है तो हम लोग भी एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बिल्कुल प्रशासन को चुनौती दे सकते हैं और इसे उखाड़ कर भारत से बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। सबसे पहला महाराष्ट्र के अंतर्गत देखते हैं क्या चल रहा था। तो महाराष्ट्र में बात करें तो हमारा जो सबसे पहला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश था पूरे इंडिया में, उसका नाम ही था व्यायाम मंडल, जो कि महाराष्ट्र में था। इसकी स्थापना 1896-97 में कहाँ पे हुई थी? पुणे में हुई थी। और ये बात हो ही चुकी कि यह स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन था। अब इसके फाउंडर कौन थे? इसके जो फाउंडर थे वो फाउंडर थे चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स में कौन कौन आते हैं? तो दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वसुदेव हरि। ठीक है, ये इनके फाउंडर थे। अब प्लेग फैला हुआ था और एक ICS ऑफिसर था रैंड। ठीक, इसको कमान दी गई थी कि आप जाके देखो ये प्लेग की जो समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाओ। लेकिन ये जो रैंड था ये बहुत ही वाहियात ऑफिसर था। ये लोगों के घरों में ज़बरदस्ती घुसता था। इवन रेप के भी मामले सामने आए इसके टाइम पीरियड में। और इन सब चीज़ों ने तो लोगों में आक्रोश और बढ़ा दिया। और उस टाइम जो है जो चापेकर ब्रदर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे इन सब चीज़ों को लेके। इनमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ था। उसी टाइम तिलक क्या करते हैं कि अपनी एक पत्रिका लिखते हैं केसरी, और केसरी में वो भगवत गीता का हवाला दे के कहते हैं कि जो आपको आपके राइट से वंचित कर रहा है, ठीक है, जो आपका शोषण कर रहा है, जो आप पर अत्याचार कर रहा है, अगर आप उसे मार देते हैं तो ये कोई पाप नहीं है। ठीक, इवन तिलक ये भी बोलते हैं कि शिवाजी ने अफजल की हत्या नहीं की है, अफजल का वध किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर चापेकर ब्रदर्स और एक्टिव हो जाते हैं। और जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, ठीक, ये किसी समारोह में जा रहा था तो इसके सामने जो है पेड़ गिरा दिया जाता है और ये गाड़ी जैसे ही रुकती है धुआंधार गोलियों की बारिश होती है और रैंड की हत्या हो जाती है। और ये आयस्ट भी इसी में मारा जाता है। ये इसका सिक्योरिटी चीफ था। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगला इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र में वो है मित्र मेला और अभिनव भारत। सबसे पहले बात करेंगे मित्र मेला की। तो इसकी स्थापना 1899 में नासिक महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक, कौन करता है? तो जाहिर सी बात है सावरकर ब्रदर्स करते हैं। सावरकर ब्रदर्स मतलब GD सावरकर और BD सावरकर। GD मीन्स गणेश दामोदर सावरकर और BD मीन्स विनायक दामोदर सावरकर। बात करें अभिनव भारत की तो अभिनव भारत 1904 में मित्र मेला का नाम बदल कर ही अभिनव भारत कर दिया जाता है। ठीक है, अब BD सावरकर जो है लंदन में पढ़ने जाते हैं। कब? 1906 में। ठीक, BD सावरकर का लंदन प्रस्थान होता है तो इनको छोड़ने आते हैं तिलक और गोखले। ठीक है, ये प्रस्थान करते हैं। इनको प्रॉपर गाजे बाजे के साथ जो है कानून की पढ़ाई के लिए लंदन को विदा किया जाता है। और ये लंदन में पहुंचते हैं कहाँ हैं? इंडिया हाउस,
पीछे बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामाजी कृष्ण वर्मा इनका स्वागत करते हैं, ठीक। और जैसे ही ये वहाँ पहुँच जाते हैं लंदन में इंडिया हाउस में, वहाँ पे इन्हीं के टेम्परामेंट के और भी लोग मिलते हैं, ठीक, जो कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जिससे इनको और भी मज़ा आ जाता है ना। अब देखते हैं नासिक षड्यंत्र केस 1909, ठीक, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। बात ऐसी है कि जीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, जो कि बीडी सावरकर के भाई थे, ये क्या करते हैं, ये देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखते हैं वही मित्र मेला को लेके, जिससे कि जो ब्रिटिश सरकार होती है इसको जो है राजद्रोह मान लेती है और इन्हें सीधे काला पानी की सज़ा दे दी जाती है। कहाँ भेज दिया जाता है? अंडमान निकोबार सिल्वर जेल, ठीक है। अब इसका प्रतिशोध लेने के लिए नासिक का जो डिस्ट्रिक्ट जज था उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे भाई कन्हारे, कर्वे, पांडे, ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, ठीक है। इनके साथ जो अदर एक्यूज्ड बनाए जाते हैं, जो अन्य अभियुक्त हैं, वो हैं वीडी सावरकर, ठीक है। वीडी सावरकर को अभियुक्त क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भाई जब इनकी हत्या होती है तो पता चलता है कि ये जो पिस्टल है ये इंडिया में बनी हुई नहीं है, ये जो है विदेश में बनी हुई है, ठीक। और पता चलता है कि वीडी सावरकर इनमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ही ये पिस्टल भिजवाई थी, इसलिए जो है इनको भी एक्यूज बनाया जाता है और इनको जो है सेंटेंस टू काला पानी, ठीक है, इनको जो है काला पानी की सज़ा हो जाती है। अब देखते हैं जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है बंगाल में, ठीक। सबसे पहले बंगाल की बात करें तो अनुशीलन समिति के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1902 में कहाँ पे हुई थी? मिदनापुर में। किसके द्वारा? ज्ञानेन्द्रनाथ बसु के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता, मिदनापुर में, ठीक है। आगे देखते हैं कलकत्ता अनुशीलन समिति की बात करें तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? शामिल थे पीएन मित्र, प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बोस, जतेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी कहते थे, और वारेंद्र घोष, ठीक है। और इसका एक और ब्रांच था, कहाँ पे? ढाका में, ढाका अनुशीलन समिति, ठीक, नाम से। और ढाका अनुशीलन समिति 1906 में पुलिन दास के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1908 में बर्रा डकैती को अंजाम दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि हथियार तथा धन जुटाया जा सके। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को अंजाम देने के लिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को हथियार और धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए बर्रा डकैती की जाती है, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में, पुलिन दास के नेतृत्व में। आगे चलते हैं। जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट संगठन है वो है युगांतर, ठीक, युगांतर के बारे में बात करें तो जो युगांतर न्यूज़पेपर है इसको किसने चलाया था? इसको चलाया था भूपेंद्रनाथ दत्त। ये कौन है? ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं, ठीक, इनके द्वारा संपादित किया गया था। और जो सेकंड एडिटर बनते हैं वो वारेन घोष बनते हैं, ठीक, क्योंकि भूपेंद्रनाथ दत्त को जो है जेल हो गई थी, उसके बाद वारेन घोष जो है संभालते हैं, ठीक है। वारेन घोष की कुछ किताबें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली किताब की बात करें तो भवानी मंदिर, ठीक है, ये आनंद मठ से प्रेरित थी और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट बुक है इनका दूसरा इम्पोर्टेंट बुक है वो है मुक्ति कौन पाथे, ठीक। इसमें ये क्या करते हैं? इसमें ये करते हैं भारतीय सैनिकों से अस्त्र की मांग की बात करते हैं इसमें। और जो तीसरी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है वो है वर्तमान रणनीति, ठीक है, 1907 में लिखी गई। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित इस बुक में क्या होता है कि सैन्य शिक्षा और भारतीय सैनिकों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने की बात कही गई थी इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक, 1908 में। अब ये क्या घटना थी? इसमें क्या था कि मुजफ्फरपुर के बदनाम जो डिस्ट्रिक्ट जज था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें शामिल कौन थे? इसमें शामिल थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब इसमें होता क्या है? इसका आउटकम ये निकलता है कि प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबसे कम उम्र में फांसी इन्हीं को दी गई थी, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अन्य अभियुक्त जो बने थे वो बने थे वारेंद्र, इनको काला पानी की सज़ा हो गई इनको भी, ठीक है। और अरविंदो घोष ये प्रसिद्ध वकील थे,
वकील जो सी आर दास थे, ठीक, इन्होंने इनको बचा लिया। अब अरविंदो घोष कैसे इसमें फंस गए? अरविंदो घोष का नाम दरअसल डायरी में आया था, एजी करके कुछ लिखा पड़ा था, ठीक है। और ये जो है वारेन घोष इनके भाई हैं, तो इसीलिए ये भी इस एक्टिविटी में फंस गए थे। लेकिन सी आर दास जो उस वक्त के बहुत ही बड़े वकील थे, इन्होंने इनको बचा लिया था, बहुत ही खतरनाक दलील पेश करके, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि ये क्रांतिकारी मार्ग छोड़ के पांडिचेरी शिफ्ट हो गए और वहाँ पे ओरेविले आश्रम की स्थापना की, और तथा यहाँ पे एक अंग्रेजी में कर्मयोगिनी पत्रिका निकाली, ठीक है। और यहीं पे शिफ्ट हो गए सब, राजनीति से संन्यास लेके। आगे बात करें तो इसमें सरकारी गवाह कौन था? इसमें सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई, जिसको जो है क्रांतिकारियों ने जेल में ही मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब और दिल्ली में क्या चल रहा था। अगर बात करें मूवमेंट्स, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहे थे इन पंजाब एंड दिल्ली, उनकी बात करें तो पंजाब में आप लोग जानते हैं कौन होगा, अजीत सिंह, ये हैं भगत सिंह के चचा, और इन्होंने अंजुमन मुहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना की थी 1907 में। और कृषि कानूनों के विरोध में ये प्रसिद्ध पगड़ी संभाल जट्टा, जब आप लोग बचपन में भगत सिंह मूवी अभी भी देखते होंगे तो उसमें एक गाना है ना, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल में, वो गाना इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। कृषि कानूनों के विरोध में प्रसिद्ध पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है। अब देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस ना, जो कि 1912 में होता है। अब 1912 में क्या था कि भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, ठीक। तब यह योजना बनाई गई थी। घटना में क्या होता है कि जो उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन था, ये लॉर्ड हार्डिंग ही वायसराय था ना, इसी के काफिले पे बम फेंक दिया जाता है। अब इसमें मास्टरमाइंड कौन था? इसमें जो मास्टरमाइंड थे वो थे रास बिहारी बोस। इनके साथ शामिल कौन थे? बसंत विश्वास, बाल मुकुंद और मास्टर अमीर चंद, ठीक। इनको सबको फांसी दे दी जाती है, लेकिन रास बिहारी बोस जो कि मास्टरमाइंड थे इसके, वो भाग जाते हैं। कहाँ पे भाग जाते हैं? ये जापान भाग जाते हैं। बात ऐसी है कि इस टाइम चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक, उसी का सहारा लेके ये जापान भाग जाते हैं, तथा ये आगे चल के IIL इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की नींव रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारे विदेशों में क्या क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन अब्रॉड। इंग्लैंड से शुरुआत की जाए तो सबसे पहले इंडिया होम रूल लीग की स्थापना होती है। कौन करते हैं इंडिया होम रूल लीग की स्थापना? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस यानी कि एक हॉस्टल की स्थापना की थी, बताया था हमने आपको, जहाँ पे BD सावरकर गए हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे क्रांतिकारी वहीं पे थे, ठीक। ये क्या थे? ये एक बैरिस्टर और आर्य समाजी थे। इनका मूल मंत्र क्या था? इनका मूल मंत्र था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मदन लाल ढींगरा की, ठीक। अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे ये ढींगरा, ठीक। और ये फ़ैन थे किसके? ये फ़ैन थे BD सावरकर के। इन्होंने कर्नल वायली की गोली मार के हत्या कर दी थी, पीछे बात हो चुकी है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जब ये वायली की हत्या करते हैं तो इन पे मुकदमा चलता है, और ये जब कोर्ट में जाते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि आपने हत्या की है, तो ये बोलते हैं बिल्कुल हम ही ने किया है। तो वो लोग पूछते हैं आप इतना फ्रैंकली कैसे ये सब बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, उसमें क्या है, मैंने किया है तो किया है। और ये कहते हैं भारत को यह सबक सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मरा जाता है, और इससे सिखाने का एकमात्र तरीका है खुद मरना, ठीक है। 17 अगस्त 1909 को इनको जो है पेंटनविले जेल में फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अब मैडम भीखाजी कामा के बारे में बात करते हैं। भीखाजी कामा के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी है। तो ये एक पारसी महिला थी और ये दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी भी थी। बाद में श्यामाजी कृष्ण वर्मा की भी सेक्रेटरी बनी। सावरकर की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जो फ्री इंडिया सोसाइटी था इसका नेतृत्व इन्होंने किया है। इनको भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। इनकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहता है। ये स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। इन्होंने यहाँ पे पहला भारतीय तिरंगा झंडा फहराया, जिसमें 3 रंग थे। कौन कौन? ग्रीन, येलो और रेड, ठीक। कहाँ पे? स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने ये झंडा फहराया था, ठीक है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो
ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थे, उनमें सबसे बड़ा नाम है गदर आंदोलन का, ठीक, गदर मूवमेंट का, ठीक है। उससे पहले बात करें रामनाथ पुरी की, तो रामनाथ पुरी, ठीक, ये इन्होंने सर्कुलर आज़ादी नामक पत्र जारी किया था, जिसमें ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आलोचनात्मक कार्टून बनाया करते थे। इन्होंने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो पंजाब से थे, ठीक है। अब गदर पार्टी वाले भी पंजाब से ही थे, ठीक। तो गदर पार्टी, इसका पहला नाम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ठीक, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। अब 1913 में सोहन सिंह भाखना द्वारा जो है इसके अध्यक्ष थे, तो सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे चल के ये लाला हरदयाल के नेतृत्व में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ और यह जो है गदर दल के नाम से जो है विख्यात हुआ, जाना गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, ठीक। अब गदर मैगजीन भी निकलती थी। गदर मैगजीन के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1913 से प्रकाशन शुरू हुआ। इसका जो पहला अंक था वो उर्दू में था और इसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ इतनी खतरनाक थी कि मज़ा ही आ जाता है। जैसे इसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ क्या थी? इसमें था कि भारत में विद्रोह के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह में मौत मिलेगी, इनाम में शहादत मिलेगी और पेंशन में आज़ादी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इनका मेन मकसद क्या था? भारत में सरकार बनाना। तो इन्होंने कुछ हद तक काम भी किया था। काबुल अफ़गानिस्तान में समानांतर सरकार बनाई थी, कब? 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने जर्मनी और रूस की मान्यता के साथ काबुल अफ़गानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया था। इसके साथ बरकतुल्ला जो है प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का विकास। हमने आपको पीछे बताया था कि जो रास बिहारी बोस थे, ये हार्डिंग पे बम फेंकने के बाद जो कि मास्टरमाइंड थे, फ्लेड टू जापान, कब? 1912 में। और ये यहाँ पे करते हैं IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, ठीक है। और ये पहुँच जाते हैं जापान और ये इंतज़ार करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार तक, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी विदेशों में बसे भारतीय थे उनको स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए अथक प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मार्च 1942 यानी कि टोक्यो जापान में 42 में रास बिहारी बोस ने IIL की अस्थायी रूप से नींव रखी थी। और 1942 जून 1942 बैंकॉक थाईलैंड में एक सम्मेलन करते हैं और इस सम्मेलन में लीग को अस्थायी रूप दिया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विदेशों में बसे भारतीय हैं ना, उनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना है। और यही जो है संगठन आगे चल के कैप्टन मोहन सिंह द्वारा INA के वैचारिक और संगठनात्मक विचार का आधार बनता है। और इसी को लीड करते हैं 1943 में कौन? हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण योगदान है रास बिहारी बोस का, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी की पूरी है। जो कुछ षड्यंत्र होते हैं उसमें कौन कौन सरकारी गवाह बनता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अलीपुर षड्यंत्र केस होता है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें सरकारी गवाह कौन बनता है? नरेंद्र गोसाई, ठीक है। और ये सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हई लाल दत्त द्वारा इनका जेल में ही हत्या कर दिया जाता है। जलियांवाला बाग कांड में जान ही रहे हंसराज बनते हैं, ठीक, सरकारी गवाह। और जय गोपाल जो था ये लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह वाले में सांडर्स हत्याकांड में सरकारी गवाह बनता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।